अगर से बारिश हो जाती है तो मातरत के साथ हम ब्रेक लेके चले जाएंगे नहाने के लिए। 14 मिलियन टायर्स जो है बिकते हैं पाकिस्तान में। आपको तागुत का मतलब पता है? अगर तागुत का मतलब नहीं भी पता तो आपको मैं 95% में काउंट नहीं करूंगा। हम कोलैप्स हो रहे हैं, हम खत्म हो रहे हैं उसी तरह जिस तरह रूस यूएसएसआर हुआ था। पाकिस्तान टीम तो बड़ी इनकंसिस्टेंट है, कुछ पता ही नहीं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं फहीम खान। नाज़रीन, आपको बताया चलें कि आज सुबह से कराची में मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है। बारिश के इम्कानात काफ़ी मुतवक्के है और अगरचे बारिश हो जाती है तो माजरत के साथ हम ब्रेक लेके चले जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि कराची वालों को बारिश नसीब नहीं होती है। भाई साहब, पेश की माजरत मैंने आपसे कर ली है। बिल्कुल, मौसम खुशगवार है तो उसके साथ ही अच्छी बात का भी आगाज़ करेंगे। और आज की अच्छी बात यह है, अगरचे मुख्तसर रहें लेकिन मुखलिस रहें। कई बनावटी चाहने वालों से एक मुखलिस चाहने वाला बेहतर है। अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाएं जो कि मुखलिस हों, क्योंकि वक्ती बनावटी दोस्तों से बेहतर मुख्तसर दोस्त हैं। इसी अच्छी बात के साथ नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और सियासी इंतशार के खिलाफ पाक फौज का जवाबी वार। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला। वफाकी काबीना आज अहम इजलास मुतवक्को। बानिए PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट पर छापे में PTI के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन समेत कई अफराद ज़ेर हिरासत। इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्रेटरीट का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। महंगी बिजली की वजूहात क्या? IPP से मुआहदे हैं। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने सनसनीखेज इंकशाफात के बाद नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। IPP से असल मुआहदे क्या थे और क्या हो रहे हैं, प्रोग्राम में जानते हैं और इस पर बात होगी। और नॉर्वे कप के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का ऐलान। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 3 दिन की दूरी। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉलर बच्चे एक बार फिर सरप्राइज देने के लिए पुरअज़्म टीम की रवानगी से कबल तैयारियों पर आपकी मुलाकात करवाएंगे। और नाज़रीन, बड़ी खबर से आज का आगाज करते हैं। कल DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसके जरिए बता दिया गया है कि एक तरफ सियासी माहौल जो है वो उसमें उठापटक चल रही है और दूसरी तरफ फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो भी पे दर पे जारी और सारी हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR साहब की जानिब से और अभी जो है हमने उसका शॉर्ट भी जो है सुनाया है, उसके अंदर बज़ाहिर तौर पर तो क्लियरली ये बता दिया गया है कि अज़्म इस्तेहकाम जो है उसको ठीक तरीके से चलने नहीं दिया जा रहा है या डिरेल करने की कोशिश की जा रही है सियासी जमातों की जानिब से। ज़रा इसका खुलासा मैं चाहूँगा कि अगर आप करें तो। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि अज़्म इस्तेहकाम को देखें कि जब से ये 22 जून को ये फैसला हुआ था, एपेक्स कमेटी और नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी होती है, हाईएस्ट बॉडी होती है जो नेशनल लेवल पर डिसीजन लेती है, थ्रेट्स को असेस करती है, एरियाज ऑफ इंटरवेंशन को देखती है, रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करती है और फिर एथराइज करती है आर्मी को कि आप ये ऑपरेशन या ये एक्शन आप इस पर लें। अज़्म इस्तेहकाम की जब हम बात करते हैं, देखिए अनफॉर्चुनेटली इसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इसको डिस्प्यूटेड बनाया गया। और अज़्म इस्तेहकाम जैसे DGISPR ने कहा था, एक कंसेप्ट है ये और एक मल्टी डोमेन अप्रोच है इस कंसेप्ट में। और उसमें एक जो है कि हम इजीली कह सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस ऑपरेशन जो ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अक्रॉस पाकिस्तान हो रहे, उनमें तेजी आएगी, वो होंगे। और इसके अलावा देखें कि जो हम कहते हैं जो प्रीवियस ऑपरेशन में जो बिल्डअप हुआ है उसकी भी ये कंटिन्यूटी है। और इसमें जो है फुल स्पेक्ट्रम ऑफ, जिस तरह कहा जाता है कि ऑपरेशंस नहीं होंगे, कोई डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं होगी, कोई इनडिस्क्रिमिनेट इसमें ऑपरेशन नहीं होगा। और ये बेसिकली जिस तरह हमने कहा कि कंटिन्यूटी होगी, दिस इज वन फैक्टर। देखें, ये एक जुज है उस कंसेप्ट का जो कंटिन्यूटी ऑफ द ऑपरेशन। बट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आती है
सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, जिस तरीके से जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमतों की है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जहां फाटा एस्टवाइल फाटा की बात करते हैं, जिससे वहां पे कमिटमेंट्स की गई थी वो वहां पे पूरे आपने करना है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होती है। जब कैपेसिटी बिल्डिंग हम बात करते हैं, आप पुलिस की सूरत हाल देखें कि आज लोग कहते हैं अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा में रात को पुलिस नहीं होती है कि वो अपने पोस्टें छोड़ देते हैं, लेकिन ये कैपेसिटी नहीं है। 537 टोटल स्ट्रेंथ है जो पूरे अवेलेबल है CTD के। तो देखिए सबसे ज्यादा थ्रेट खैबर पख्तूनख्वा में है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेनिंग भी चाहिए, उनके वहाँ पे वेपन्स भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, और उनको तैयार करके आप भेजेंगे तो यकीनन वो आप वहाँ पर डिलीवर करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, इसका जो लिंक है इस कंसेप्ट में, और वो था नेक्सस है, जो माफियाज का, जो क्रिमिनल माफियाज है और जो टेरर आउटफिट्स हैं। देखें यहीं से जो पैसा बनता है वो टेररिज्म में फंडिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर देखें कि सालाना 14 लाख टायर, 14 मिलियन टायर्स जो है बिकते हैं पाकिस्तान में। उसमें से 75% जो टायर्स आते हैं वो स्मगल होके आते हैं। 6 मिलियन लीटर्स ऑफ ईरानियन पेट्रोल डेली पाकिस्तान में स्मगल होता है, जिससे पाकिस्तान को 227 अरब का नुकसान इसमें होता है। और ये जो शेडो इकोनॉमी है, दिस इज द 40% ऑफ योर GDP। और इसके अलावा देखें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा कि जो पाकिस्तान को इस तरह के शेडो इकोनॉमी से, ब्लैक इकोनॉमी से जो नुकसान हो रहा है वो 800 अरब का है। तो ये वो नेक्सिस, जिस तरह DG ने एक्सप्लेन किया है कि ये नेक्सिस से, यहीं से पैसा आता है तो उससे वहां से फंडिंग होता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट इसका जो है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान आपको याद होगा 2014 में बना, 2015 में लॉन्च होना था, बट अनफॉर्चुनेटली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो इसकी जुजियात थी इस पर सीरियसली कोई सोचा नहीं गया। जिस तरह हमने मदारिस की बात की है, क्या वजूहत थी सर? क्या पॉलिटिकल विल नहीं थी? और लास्ट एक और पॉइंट, बिल्कुल आप यही कह सकते हैं ना, इसको आपने सख्त खाने में रख दिया। देखिए इतना सीरियस इशू था नेशनल एक्शन प्लान कि जब आपकी APS पे अटैक हुआ, इसके बाद आपने डिसाइड किया हम यहाँ क्रैक डाउन करेंगे। अब मदारिस की मिसाल देखें, पाकिस्तान में 32,000 मदारिस हैं, तो उसमें 51% आपने रजिस्टर किए, बाकियों का तो कोई पता नहीं है। 22 में इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, लोगों के वहाँ बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे ब्रेन वॉशिंग हो सकती है, उनको यूज किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे जाके देखे, उनका करिकुलम देखे, वहाँ पे कैसे लोगों की मदद की जा सकती थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। और लास्टली एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ऑनरशिप लेने की बात थी। देखिए ऑपरेशन जहां भी होते हैं, अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशन करती है, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए देखें कि पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, लेजिस्लेशन चाहिए और आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। और बेसिकली देखें ना कि जब आप खाली आर्मी पे छोड़ दें कि आर्मी जाके ऑपरेशन करेगी, बस आर्मी जाने और टेररिस्ट जाने, तो ये हो नहीं सकता है। तो इस पूरे का कंसेप्ट का ये है कि फौज जो है टेररिस्ट के पीछे जाएगी, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है वो टेररिज्म है, उसको वो देखे कि इसको कैसे कंट्रोल कर। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है अज़्म इस्तेहकाम। जी अच्छा, DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल दहशतगर्द का जिक्र किया है, तो इससे मुराद उनकी कौन लोग हैं और इसका क्या सद्देबाब करेंगे अब? जी हाँ, देखिए बड़ा ये एक सीरियस मसला है। जब हम पीछे बात करते थे माजी में, हम ये कहते थे कि इंडिया हमारे पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वारफेयर कर रहा है, हाइब्रिड वारफेयर कर रहा है, और अभी भी कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए दुनिया इस एक चीज पे मुतफिक थी, पाकिस्तान को हम किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक ये इनकी अफवाज पाकिस्तान इंटैक्ट हैं। पाकिस्तान आर्मी को और बाकी इदारों को आप इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करें, इनको वीक करें, डिवाइड करें, कौम और अफवाज में तकसीम करें, रैंक और फाइल को तकसीम करें। खबरें ये इंडियंस भी कहते थे, बाकी भी कहते हैं। और पॉलिटिकल जो थिंक टैंक्स है, जिस तरह क्रिस्टीन फेयर है, उसने ये कहा था पाकिस्तान किसी सूरत में कोलैप्स नहीं कर सकता है जब तक इसकी आर्मी इंटैक्ट है। और इसी तरह स्टीफन कोहन ने अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तान आर्मी बड़े 3 काम करती है,
ये बॉर्डर्स को भी देखती है, अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट भी करती है और एक आइडिया को भी डिफेंड करती है। दुश्मन की कोशिश थी इसको टारगेट करे, तो इसकी अभी ये हुआ है कि डिजिटल टेररिज्म में वेन आप यूज करते हैं सोशल मीडिया को, मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स को यूज करके जो मलाइन करते हैं, जो स्पेशली जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, देखें जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, जनरेशन वॉर जो कि प्रोस्पेक्टिव एक बनाया जाता है, जी हाँ, इंटरनेशनली मूवीज के जरिए बनाया जाता है, इसके जरिए बनाया जाता है। एग्जैक्टली जी, ऐसा है। कुछ सोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो अपने हैंडलर्स के कहने पे, ये आप देखें, उनके कहने पे एक नैरेटिव लेके आते हैं, और नैरेटिव सामने देखे होंगे कि वो फोकस उनका अफवाज पाकिस्तान है, आर्मी लीडरशिप है, इंसल्टिंग नैरेटिव्स लेके आते हैं ताकि एक डिसअपॉइंटमेंट की जाए और लोगों में एक मायूसी पैदा की जाए। तो हम देखें कि ये ऐसा में वो अभी कामयाब नहीं, आल्दो उनकी कोशिशें जारी है, कई सालों से है। इसके लिए देखें सदरबाब के लिए अभी जिस तरीके से कानून साजी रेगुलेशन की DGISPR ने भी बात की है, बड़ी सख्त रिक्वायरमेंट है। अभी आप देखें, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अमेरिका में कैपिटल हिल पे हमला हुआ जी, 1033 बंदे अरेस्ट हुए, 800 के करीब लोगों को सजाएं हुई। सजाएं क्या है? 16 साल, 14 साल, 10 साल। ओहो। अच्छा, इंग्लैंड में आपने देखा कि वायलेंस हुआ 2011 में प्रॉब्ली, तो वहां पे भी देर एंड दिन सजाएं दी गई, और इवन जिन्होंने फेसबुक को यूज किया था इनसाइड वायलेंस, उनको 4-4 साल की सजाएं हुई। और सिमिलरली रिसेंटली हमने पेरिस में देखा, वहां पे भी सजाएं होंगी। इवन जीसीसी में, दुबई में, यूएई में यहाँ पर बैन कर दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, वहां पे बिल्कुल इस तरह कोई माफी नहीं है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई कानून नहीं है। लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने वहां से एक लॉ पास हुआ है, वो डिफेमेशन वाला है, और पीका वाला भी हमारा एक चल रहा था। मेरे ख्याल में अक्रॉस पाकिस्तान रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, जो आपके इदारों के खिलाफ बात करता है, वो किसी सूरत में भी माफी का किसी सूरत भी माफी के लायक नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब के साथ थे और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की इख्तिताम करते हुए कि किसी सूरत भी पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ गलत बात करने वाले को माफी की गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए। और इसी के साथ नाज़रीन, हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। अशीम, मुझे बताइए, आप किस किस अक़साम के पकोड़े बना लेती हैं? मैं जो हूँ बैंगन के पकोड़े भी बना लेती हूँ, आलू के पकोड़े भी बना लेती हूँ। अच्छा, यानी कई अक़साम के बना लेती हैं। अगरचे यहाँ पर बारिश हो जाए आज कराची में, तो आप पकोड़े बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमारे पास किचन तैयार हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा इंतजार है बारिश का। बारिश तो हो, पहले बारिश खुल के नहीं हो रही है कराची। बारिश खुल के हो रही है, लेकिन बारिश जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वो डोमिसाइल वाला सीन हो गया। पंजाब में बहुत शदीद हो रही है, और मानसून का सीजन भी जो है वो एक और मानसून का आप समझ लीजिए फेज जो है वो दाखिल हो चुका है। इस वक्त पंजाब में सूरत हाल थोड़ी सी नाखुशगवार हो सकती है, क्योंकि एनडीएमए ने जो है वो वार्निंग भी जारी कर दी है और हुक्काम को भी जो है वो बता दिया है कि भाई कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो अलर्ट भी वहां आ चुका है। इस वक्त केपीके में भी सूरत हाल बारिश की, मानसून की काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। कराची के अंदर समुद्री हवाएं जो है वो नहीं चल रही थी, लेकिन आज ये देखने में आया है कि हवा काफ़ी खुशगवार है, यानी समुद्री हवाएं बहाल होने लगी हैं, जिसकी वजह से हब्स की सूरत जो है वो कदरे बेहतर है। हमारे साथ डायरेक्टर मौसमियात साकिब हुसैन मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं मौसम पर। तो साकिब हुसैन साहब बताइएगा, सबसे पहले आपसे पंजाब का जिक्र कर लेते हैं, पंजाब की बात करेंगे। पंजाब में भी मानसून का सीजन स्टार्ट हो गया है, नया सिस्टम दाखिल हो गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं पंजाब की? किन किन शहरों में बारिशें मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, जो 22 तारीख जो रात की थी, इस दौरान जो है इंडिया के जो हमारे एरियाज हैं, यहाँ से मुसलसल जो है मॉइस्चर इंकर्जन हो रही थी। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर मॉइस्चर जो है नॉर्मली अरेबियन सी यानी कि कराची वाली जो साइड पे है, और दूसरा बहिर बंगाल, इन दो जगहों से जो है मुसलसल मानसून के दौरान जो होता है मॉइस्चर इंकर्जन होती है, जिसकी वजह से अगर कोई मगरबी हवाओं का सिलसिला ना हो तो हब्स की कैफियत हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है।
लेकिन अब क्योंकि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मौजूद है पाकिस्तान के मगरिब के अंदर, और जो वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि पंजाब की तरफ, जिसकी ज़ेरे अब मॉइस्चर भी मौजूद है और मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मौजूद है, जिसकी वजह से आज रात से जो है वो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। और सबसे ज़्यादा जो बारिश है शुमाली पंजाब के अंदर, सियालकोट के अंदर तकरीबन 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन में 98 मिलीमीटर। और ये जो बारिशों का सिलसिला है ये शुमाली पंजाब और सेंट्रल पंजाब में मौजूद है। और आइंदा आने वाले दिन जो हैं, जो आज 23 तारीख है, 23 से अगला जो पूरा वीक है ये बारिशों का ही है। और जिसकी वजह से जो हमारे ज़्यादातर जो दरिया हैं उनका कैचमेंट इंडियन साइड पे लाई करता है। तो जिसकी वजह से जो है जो हमारे दरिया हैं और नदी नाले हैं जो सीजनल जिनके अंदर फ्लोज होते हैं, उनमें जो है वो पानी का बहाव बढ़ने के इम्कानात हैं। और हो सकता है कि जो छोटे ऐसे नदी नाले जिनकी कैपेसिटी कम है उनमें जो है पानी बाहर भी निकल सकता है। तो साकिब साहब, क्या आप इस बार भी आप ये वार्निंग टाइप की बात बता रहे हैं कि अगर इंडिया ने एक मरतबा फिर ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी खोल दिया तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल हो सकती है? बेसिकली पानी जो इंडिया जो छोड़ता है ना, वो ज़्यादातर दरिया सतलुज में जो होता है नॉर्मली वो रिलीज करता है, उस वक्त करता है जब उनके डैम्स फुल होते हैं जी। इस वक्त जो इंडियन साइड पे जो डैम्स हैं, इनमें अगर आप रावी की बात करें, उसके ऊपर थीन डैम है, सतलुज के ऊपर जो है पोंग और भाखड़ा डैम है, और चनाब के ऊपर जो है वो सलाल डैम और बगलियार डैम है। इस वक्त इन डैम्स की जो है ना ये बिल्कुल खाली हैं। तो अगर पीछे जो कैचमेंट एरियाज हैं इनके, जो डैम के पीछे का एरिया है, अगर वहां पे हैवी रेनफॉल हो भी जाती है तो उससे ये इंडिया पानी रिलीज नहीं करेगा। लेकिन वो एरियाज जो कि डैम्स के आगे हैं, उधर अगर मिसाल के तौर पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा ये जो वीक आएगा इस दौरान जो इन कैचमेंट एरियाज में जो है वो हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं, और जिसकी वजह से दरियाओं में और जो सीजनल नदी नाले हैं इनमें जो है फ्लोज जो है वो राइज हो सकता है। अच्छा साकिब साहब, अब जरा बात कर लेते हैं कराची की। कल भी बादल जो है वो बड़े तेज गरजे और मतलब लिटरली बादलों में से आवाज़ आ रही थी, जैसा फील हो रहा था कि भाई घबराओ मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ, बरसने वाला नहीं हूँ तुम लोगों पे। तो कराची वालों के नसीब में, मुकद्दर में बारिश ना होने की वजह हमारे अपने आमाल हैं या ये कोई मौसमी हालात हैं? नहीं, एक हवा का कम दबाव जो था वो जो गुजरात, जो इंडियन गुजरात साइड है, इस तरफ मौजूद था, जिसकी वजह से कराची के अंदर जो है सी ब्रीज रुक गई थी और हब्स और टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप समझे कि कैफियत फील लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। तकरीबन मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो हवा का कम दबाव है, जो कि आप समझ लें कि बदीन के जो आपकी मशरकी साइड है, जो साइड है वहाँ, इस साइड वो मौजूद था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रहा है, और जिसकी वजह से आज जैसे आपने बयान किया कि हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये है कि रात को हो सकता है कि हल्की बारिश हो, लेकिन ये जो उमरकोट है और बदीन और मिट्टी हैं, ये वाले इन इलाकों में जो है वो बारिश हो सकती है तेज़। अच्छा जी, यानी हम अपना सामान पैक करके इस तरफ निकल जाएं अगर बारिश की ख्वाहिश है तो। कराची में बारिश कम होने, क्योंकि देखिए अगर चंद साल, बल्कि समझ लीजिए 90s से लेकर के अगर हम 2000 के बात करें, डेकेड की भी, तो बारिशें ऐसी होती थी कि जब सुबह से शुरू होती थी तो रात भर जारी रहती थी। अब ये क्लाइमेट कंट्रोल, ग्लोबल वार्मिंग, क्या इसका एक्चुअल फैक्टर क्या है जिस वजह से कराची में बारिशें होना कम हुई? बेसिकली ये जिसका आपने जिक्र किया कि पूरे 24 घंटे जो है वो रेनफॉल होती थी, होता ही है कि मानसून सीज़न के दौरान जो है हवा के कम दबाव जो है या तो बहरे अरब में डेवलप होते हैं या बंगाल जो इंडियन साइड पे बह रहा है। तो बे ऑफ बंगाल में अब नॉर्मली जो होते हैं वो बे ऑफ बंगाल से जो होता है हवा का कम दबाव जो होता है वो पाकिस्तान की तरफ मूव करता है। उसको तकरीबन 5 से 6 दिन लगते हैं इंडिया में बारिशें देता हुआ पाकिस्तान के तरफ आता है। अब जब राजस्थान के ऊपर पहुंचता है तो ये हवा का कम, अब जब ये राजस्थान पे पहुंचता है तो इसके इर्द गिर्द जो होती हैं हवाएं जो होती हैं लिपटी हुई होती हैं, जिनमें मॉइस्चर होता है और जो कि रेन बियरिंग सिस्टम होता है। इन हवाओं की वजह से अगर ये अब इसके चांस होते हैं या तो ये पंजाब की तरफ मूव कर जाता है या सिंध की तरफ
तो जब ये सिंध की तरफ मुड़ता है तो इसके जेर असर जो सिंध के इलाके होते हैं, जैसे 2022 में हुआ था तो काफी रेनफॉल हुई थी दादू में और पडीदन में। तो ये बेसिकली लो प्रेशर एरिया होता है जो कि 2-3 दिन की जो रेनफॉल एक्टिविटी जो होता है कंटिन्यू करता है। फिलहाल जो ये कम हवा का जो दबाव है ये आस्ता आस्ता वीक हो रहा है और 24 से 48 घंटे में जो है वो हल्की बारिश और मौसम जो है कराची का अबराबुल आलूद रहेगा। जबकि जो ईस्टर्न सिंध है वहाँ पर उमरकोट, मिठी और मीरपुर खास कह रहे हैं और हैदराबाद, इन इलाकों में जो है वो बारिश हो सकती है। अच्छा, कराची में बारिश हो रही है लेकिन फिर दोबारा हवा में कमी और जो उसका दबाव है वो महसूस किया जा रहा है, तो क्या वजह है कि ये दोबारा से समंदरी हवाएं बंद हो जाती हैं, फिर से हीट वेव की कैफियत हो जाती है? ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मुतवक्को तो यही है कि ये जो हवा का कम दबाव जो अभी मैंने आपको जिक्र किया कि गुजरात के ऊपर एक है हवा का, तो जब ये टेम्परेचर जो सन की जो रेज होती हैं जब वो हीट अप करती हैं तो और मॉइस्चर इंकर्जन की वजह से ये लो प्रेशर एरिया कभी कभी कमजोर हो जाता है और कभी जो है वो पावरफुल हो जाता है। ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो इसके लिए बड़ा मायने खेज हो जाता है, जिसकी वजह से हफ्स की सूरत जैसे ये लैंड के ऊपर आता है, जैसे ये लैंड के ऊपर आता है तो इसमें कमी वाकया होना शुरू हो जाती है, लेकिन फिलहाल ये स्टैग्नेंट है, अपनी एक जगह ही ऑसिलेट कर रहा है। तो आइंदा एक्सपेक्ट किया जाता है 24 से 48 घंटे में ये कम होके और खत्म हो जाए। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, अब जिक्र कर लेते हैं KPK का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से तकरीबन लगभग जो है वो टूरिस्ट वहाँ पहुँचे हुए हैं और काफ़ी रश की भी सूरत हाल कैफियत है, मौसम खुशगवार रहता है, वहाँ पर भी मानसून का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ क्या सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है, कितनी हैवी बारिश जो है वो वहाँ पर इस वक्त एक्सपेक्टेड है, और जो टूरिस्ट वहाँ पर गए हुए हैं क्या उन्हें किस किस चीज़ का एहतियात करना चाहिए, क्योंकि जब बारिश तेज़ होती है लैंडस्लाइडिंग भी स्टार्ट हो जाती है और ट्रैक्स भी बंद हो जाते हैं, रोड जो हैं वो टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बारिश से रिलेटेड ही वहाँ पर सूरत हाल देखने में आती है। तो किस किस्म की कोई वार्निंग वहाँ दी गई है या इतनी हैवी बारिश नहीं हो रही वहाँ? नहीं, अभी फिलहाल जो है जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर सैटेलाइट इमेजरी देखें तो अभी तो KPK में कोई इतनी खास रेनफॉल एक्टिविटी नहीं हो रही। ये जो सारा सेल है इस वक्त पंजाब के अंदर और क्या कहते हैं इस्लामाबाद के ऊपर मौजूद है और एक छोटा सा सेल जो है वो KP के ऊपर मौजूद है। बाकी जो पोर्शन है वो उधर अभी मेरा ख्याल सूरज वगैरह निकले हुआ। तो लेकिन आइंदा जैसे जैसे मगरबी हवाओं का सिलसिला प्रोसीड करता है आगे की तरफ, जो हमारे ईस्टर्न साइड पर मूव करता है, तो डेफिनेटली जो KPK के अंदर, लेकिन उस तरह का सलाबी सूरत हाल नहीं है, लेकिन बेसिकली क्योंकि ये माउंटेनियस एरिया है तो माउंटेनियस एरिया में जो होता है कि अगर हैवी रेनफॉल भी हो जाए, बेसिकली हैवी और फिर वेरी हैवी रेनफॉल, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स पर, आइसोलेटेड पॉइंट्स पर जो है वो हैवी रेनफॉल की तवक्को, लेकिन उससे ये है कि वो इलाके जो कि माउंटेनियस एरिया में है और KPK आपको पता है ज्यादातर माउंटेनियस एरिया है, बिल्कुल ऐसा तो फ्लैश फ्लडिंग के जो होते हैं वहाँ जैसे सवाल बिल्कुल ऐसा ही है सर, वो मैनेज हो जाता है क्योंकि वो मैनेजेबल है पहाड़ी इलाका और उसके स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस वजह से। थैंक यू सो मच साकिब हुसैन साहब हमारे साथ थे। और अफशीन, अब आपके पास मेरे ख्याल में कोई ब्रेकिंग न्यूज़? बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस वक्त हुआ एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक मेहमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेहमान का तारुफ कराने से पहले आपको ये बताते चलें कि आखिर उन मेहमान की यहाँ पर ज़रूरत क्यों पेश आई है, और ज़रूरत ईजाद की माँ है। लेकिन हम फिलहाल ज़रूरत की बात करेंगे, आंटी का अभी जिक्र नहीं करते। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर सियाही मकामात जो हैं, हमारे टूरिज़म के जो प्लेसेस हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं। मोस्टली ऐसे कि पहाड़ों पर ही जो है वो जाया जाता है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, काफ़ी एरियाज़ सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर ना होने की वजह से हम इनका एक्सेस जो है वो कुछ एरिया तक हासिल नहीं कर सके। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ ऐसे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोर देन 90% ऐसे होंगे कि जहाँ हम जा सकते हैं। KP और बलूचिस्तान के ऐसे एरियाज हैं जो सिक्योरिटी के बायस रीचेबल नहीं, हाँ कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन जिन मकामात में हम जा सकते हैं वो मकामात बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी हम वो कर रहे हैं जो कि वहाँ के रिहायशी गवारा नहीं कर रहे। बिल्कुल, यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि जिस तरह से टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पर
कचरा फैला देते हैं और इतने प्यारे मुकाम को, इतने प्यारे सयाहती मुकाम को कोई कदर नहीं करते, और साथ ही वहाँ पर अगर कुछ खुबानी, चेरीज़ या इस तरह के फ्रूट्स वो खाने को मिल जा रहे हैं उनको, तो पूरी पूरी शाख तोड़ दे रहे हैं। ये कोई तरीक़ा नहीं है, ये कोई तमीज़ नहीं है। यहाँ पर लोगों में इतने तो सिविक सेंस होनी चाहिए कि इस तरह की कोई हरकत ना करें। बिल्कुल जी। और हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं वो इस पर ज़्यादा डिटेल में बात कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे मकामात का ज़्यादा जायज़ा लिया हुआ है। डॉक्टर सना जमील हमारे साथ मौजूद हैं, माउंटेनियर हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ जो हैं वो सर कर चुकी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि आप जब जाते हैं, आप लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, चेक पॉइंट्स पे जाते हैं, वहाँ तक तो लोग बड़े खुशहाल होते हैं, बैक पैक्स उनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं, 3-4 ब्लैक बैग्स भी होते हैं, डूश बैग्स भी वो साथ लेके घूम रहे होते हैं कि जी हमने सारा कचरा यहाँ डालना है। गाइड भी बता रहे होते हैं जी कि यहाँ नहीं, जूस का डब्बा इसमें, ये वो सब। वापस आते हुए क्या हो जाता है लोगों को कि उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये बेस्ट प्लेस है डिकम्पोज करने के लिए, यही छोड़ दो। वापस आते हुए वही सामान उनको बहुत भारी लगने लगता है। जैसे कि बात है ना कचरा फैलाने की, पहले तो बहुत ज़्यादा ये लोग 20-20 किलो सामान अपने साथ ले जाएंगे, पहुँच जाएंगे मंजिल पे जहाँ पहुँचना होता है, लेकिन जब वापसी की बात आती है तो वही कचरा जो कचरा उन्होंने फैलाया होता है उसको एक शॉपर में डालना इनके लिए बहुत भारी पड़ता है। अफसोस, मतलब अनफॉर्चुनेटली। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने जिस ग्रुप के साथ जाती हूँ और हम जिन इलाकों में जाते हैं वो तो मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की खूबसूरती अभी तक बरकरार है। क्योंकि वहाँ पे जरा बताइए ताकि लोग पहुँचे वहाँ। मैं नहीं अच्छा, 2-4 बता दीजिए। अभी रिसेंटली मैं वेस्ट मुस्ताक पास कर आई हूँ। इट्स अ हाई माउंटेन पास लोकेटेड इन मुस्ताक बालतोरो रेंज ऑफ काराकोरम। और इसकी हाइट है 5750 मीटर्स अबव सी लेवल। जी, तो उन जगहों पे हम खवातीन, मैं और मेरी साथ जो कॉलीग थी हमारा शरीफ, वी आर द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान टू हैव पुट अप फीट इन दोज टेरेन्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे बहुत कम लोग, वहाँ पे आई थिंक 19th सेंचुरी में एक्सप्लोरर्स पहुँचे थे। आपको तागुत का मतलब पता है? सॉरी आपको कट कर रहा हूं। नहीं क्योंकि आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट की है। अगर तागुत का मतलब नहीं भी पता तो आपको मैं 95% में काउंट नहीं करूंगा। सबको आई थिंक 200% लोगों को पता चल गया, फिर ठीक है, क्योंकि वो इसके बाद पता चला है ना, लेकिन उसके बाद बस फिर सही है, लेकिन उससे पहले ये काम आपने कर दिया है। वेरी गुड जी, बेहतरीन, जबरदस्त। तो इन इलाकों का आप कुछ जिक्र कर रही थी कि एक तो आपने बताया कि K2 के करीब है ये एक माउंटेन हिल एरिया। जी, चूंकि यहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं और क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि ये बहुत मुश्किल रास्ते, बहुत दुश्वार रास्ते हैं और आपको एक एक दिन में 9-9, 10-10 घंटे जो है वो पैदल सफर करना पड़ता है। वो पैदल सफर ऐसे नहीं कि इट्स लाइक अ वॉक इन अ पार्क। आप ग्लेशियर्स की मोरेन्स होती हैं, ट्रैक तो प्रॉपर होता ही नहीं ना कहीं भी, आपको मोरेन्स पे चलना पड़ता है, पत्थर होते हैं हर किस्म की, मतलब ग्लेशियर्स पे चलना पड़ता है। तो ये मतलब हर कोई यहाँ नहीं पहुँच पाता। इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होती हैं? क्या ट्रैक्स के लिए आप लोग पहनते हैं और अपने साथ ऑक्सीजन वगैरह लेके चलते हैं? सेफ्टी गियर्स तो होते हैं हमारे साथ। जब आप इस तरह की एक्सपीडिशंस पे जाते हैं जो हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशंस होती हैं, उसमें सेफ्टी गियर का होना बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ रोप्स होती हैं, वी आर ऑल रोप्ड अप। जब हम इस तरह जा रहे होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आगे कोई क्रेविस आ जाता है, कोई गिर जाए, तो हम उन रोप्स के ज़रिए उनको वहाँ से पुल करके बचा सकते हैं। तो सेफ्टी गियर्स होते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत हम लोग मतलब हैंडी रखते हैं अपने साथ, लेकिन अभी तक फिलहाल हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी। 7000 मीटर्स एंड अबव में लोगों को जरूरत पड़ती है अमूमन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। और वही मेरे ख्याल में उन्हें ज्यादा पड़ती होगी जो स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग दोनों को पड़ती है, इवन नॉन स्मोकर्स को, बिकॉज़ द एयर इज वेरी थिन, यू नो, इट्स 7000 मीटर्स से इवन जब हम जाते हैं हवा मतलब बहुत 50% से नीचे अगर मौसमी तगय्युरात का सामना करना पड़े, अगर अचानक से कुछ बारिश या स्नोफॉल या कुछ भी ऐसा हो जाए तो हैवी रेनफॉल की सूरत में क्या फिर करते हैं? देखिए, इन एरियाज, इन टेरेन्स का जो मौसम है ना वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनसर्टेन है। 15 मिनट में आपको लगेगा तेज धूप आ रही है, नेक्स्ट 15 मिनट्स में अचानक बारिश, उसके नेक्स्ट 15 मिनट्स में अचानक बर्फबारी। अच्छा, ये बताइए कि एज अ माउंटेनियर आपने जब सयाहों को देखा तो उनको आपने कैसा पाया? क्या वो इतने सारी गैदरिंग में मौजूद होते हैं, वो चाहे तो उनके पास टाइम ही टाइम होता है घूमने आए, तो वो क्या वो कचरा जो उन्होंने स्पॉट्स में वो वहीं पर डंप करते हैं या फिर वो अपने साथ लेके जाते हैं? क्या देखा आपने? देखिए, एक तो सयाह दो टाइप के हैं, जैसे हम ट्रैकर्स और माउंटेनर्स हैं, और एक वो है जो कि मेन स्ट्रीम जगहों पर आते हैं, जो अपनी लेजर एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं। ज़्यादातर जो हम कचरा देखते हैं वो उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की जानिब से देखा जाता है, जो कि मेन स्ट्रीम एरियाज में जैसे नारान हो गया, कहान हो गया, गिलगित हो गया, इन जगहों पर जाते हैं। एंड आई हैव सीन पीपल लिटरिंग लाइक क्रेजी। बच्चों के डायपर्स, आम की गुठलियाँ, मतलब प्लास्टिक बॉटल्स, हर चीज़ आपको नजर आएगी, जो कि मतलब इट्स विजुअली वेरी डिस्टर्बिंग। आजकल तो आपके छिलके, मैंगो सीजन है। अच्छा, तो लोग बेसिकली
जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि आम के छिलके, तो लोगों के पास बड़ा अच्छा जवाब आता है, वो कहते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक है, इट कैन गेट डिकम्पोज इजीली, इट विल रिटर्न बैक टू तो फिर तो डायपर भी आप फेंक सकते हैं इस लॉजिक से। वो तो प्लास्टिक है ना, वो तो प्लास्टिक हो जाता है, लेकिन फिर उसके साथ-साथ बट यू नो व्हाट आई टेल देम, मतलब उनको मैं ये बताती हूँ कि लिटर किसी भी किस्म का हो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप लोग जाते हैं, सेंसिबल हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वेल एजुकेटेड हैं, सिविक सेंस भी है आप लोगों में, तो आप ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। क्या वहाँ पर ऐसी कोई काउंसलिंग वगैरह आप करते हैं कि किसी और को देखते हैं तो उसे ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा ना करें, इसको आप ले चलें वरना हमारा आना भी दुश्वार हो जाएगा? क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मुबारक विलेज की, जो कि यहाँ कराची में है, ठीक है जी। पहले उस विलेज के ऊपर सब लोगों को वेलकम किया जाता था, वहाँ के रिहायशी कहते थे आप आएँ, पार्टी करें, चिल करें, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक करें, जो करना है आपने करें, आप लोग आराम से आ सकते हैं, क्योंकि वो उनके घर वाले वहाँ पे रहते हैं, रिहायशी लोग हैं। अब मैंने ये देखा है कि वो इतने एग्रेसिव हो गए और वो कहते हैं कि इनके जाने के बाद हमें इतना कचरा यहाँ से निकालना पड़ता है, और जो हमारे पास एक बिल्कुल क्लीन वाटर यहाँ पर हुआ करता था जिसके लिए लोग आते थे, अब वो इतना गंदा हो चुका है, इतना आलूदा हो चुका है इनके कचरे फेंकने की वजह से कि अब वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते वहाँ। ऐसी कुछ चीजें वहाँ पर आप लोगों ने देखी हों? अनफॉर्चुनेटली जब से ये टूरिज्म आया है तो इसके साथ एक इकोनॉमिकल बूम भी आया उन एरियाज में, ठीक है। अब लोग जो हैं बिकॉज पैसे के लिए रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, राइट, तो अब सिर्फ हम टूरिस्ट ही सिर्फ गन नहीं मचा रहे वहाँ जाके, जो अपने लोकल्स जिन्होंने अपना होटल सेटअप किया हुआ है, इतनी सारी दुकानें बेशुमार, आप बबूसा टॉप की बात करें, वो एक हाई एल्टीट्यूड पास है, वो कोई दुकानें और ये पकौड़े की दुकान और अंडे की दुकान बनाने वाली जगह नहीं है, लेकिन लोगों ने वहाँ बनाई हुई, और अब उस जगह को देखो तो लगता है अनदर मरी, सेकंड मरी। हाँ, वो माल रोड की फील आ रही है, माल रोड वाली फील आ रही है ना, तो अब दिल नहीं चाहता कि उस जगह को भी बंदा क्रॉस करे, तो वहाँ के लोकल्स को भी बेसिकली एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। मैं सिर्फ टूरिस्ट को ब्लेम नहीं करूंगी, टूरिस्ट तो हैं ही, मतलब दे लैक सिविक सेंस, दे लैक सिविक सेंस बैडली, लेकिन जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको भी इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर उन्होंने दुकानों का वहाँ सेटअप किया है तो गंद वो भी बहुत मचाते हैं। सो बेसिकली इसमें सब लोग स्टेक होल्डर्स, यू नो वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स, इसमें सब इन्वॉल्व हैं और सबको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे बात करें कि आपने किसी की काउंसलिंग की, यहाँ पे लोगों का टॉलरेंस लेवल इतना लो है कि अगर आप किसी को आराम से बोल भी दो ना तो वो ऐसे भड़क जाते हैं, मतलब दे डोंट हैव, आप डालो, आपको तकलीफ है तो वो ऐसे हो जाते हैं, फौरन एटीट्यूड लेवल ऐसा चेंज होता है, आपको तकलीफ है ना आप डालें, ऐसा ही है बिल्कुल, ये हो जाता है। मतलब कि ट्रैश कैन पड़ा हुआ है, उसमें इतना बड़ा लिखा हुआ है यूज मी, उसके बराबर में लोगों ने छिलके फेंके, तो मतलब इस तरह के एटीट्यूड के साथ हम लोग लाइक एज ट्रैकर्स एंड माउंटेनर्स सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत पोस्ट मैं लगाती हूँ इस चीज़ पे कि इन जगहों की सफाई बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ये सारी इन्वायरमेंट को बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप डॉक्टर सना जमील हमारे साथ थी और आपने बहुत ही डिटेल में बताया, क्योंकि आप ही बेहतर बता सकती हैं, आप वहाँ पर जाती हैं और आपने वो सारा माहौल देखा हुआ है जो हम सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं। नाज़रीन, आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि नेचर लवर बनना सिर्फ पहाड़ों को देखना और समंदर के अंदर डुबकी लगाना नहीं होता, नेचर लवर, नेचर से प्यार करना है, और नेचर दरख्त की शाखों को, वो जिंदा पेड़ हैं, उनकी शाखों को ना नोचें, वहाँ पर गंद ना फैलाएं जिसकी वजह से जगह जो है वो आलूदा हो जाए। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं महंगी बिजली के हवाले से। तो ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आम शहरी के लिए बिजली इंतहाई महंगी और चंद खानदानों के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ से IPP's मुआहिदों पर साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज के सनसनीखेज इंकशाफात के बाद नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। इंकशाफ हुआ है कि प्राइवेट बिजली घरों को ज़बरदस्ती का मुनाफा देने के लिए हुकूमत एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि IPP से असल मुआहदे क्या थे और क्या हो रहा है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट अरशद H अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, और आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया। और पहले बात बताऊँ कि गौहर एजाज ने जितनी जो बातें की हैं बिल्कुल सही की हैं, और वो ज़्यादा वोकल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल मुझसे बहुत बेहतर है। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स थी IPP के मतलब, ये 2 महीने पहले इसी आजिज़ ने रिलीज़ की हैं कि 94 में जो 1994 में IPP लगे वो 25 साल के पूरे हो गए, क्योंकि टेक्निकली लाइफ इतनी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे रेगुलेटर ने उनको एक्सटेंशन दी है। गौहर एजाज ने बड़ा अच्छी वो रिपोर्ट पिक किए हैं, वो जब पिक करने के बाद उसने पूरे पाकिस्तान को बताया बड़ा वोकल अंदाज में, ये बड़ा अप्रिशिएटेड है। लेकिन एक बात अभी जो मिस है, जो एक और बात मैं उनको भी कन्वे करूँगा जी, हमें ज़्यादा डैमेज किया है
2015 के IPPs ने जो कि कोल पावर प्लांट लगे हैं सीपेक के, और फिर जो LNG के पावर प्लांट लगे, और देखिए उसमें मेरे फुट नोट पड़े हुए 2014 के कि जनाब आप ये जो कोल पावर प्लांट लगा रहे हैं ये इस कैटेगरी के हैं, ये टेक्निकली इनकी एफिशिएंसी लो है, इनको आपने हाई यानी ये कहते हैं सुपर क्रिटिकल जिनकी एफिशिएंसी 40% से ऊपर होती है वो लगाने हैं। ये गलती की, ये आज भी अगर आप गूगल चेक करेंगे वो पॉलिसी ब्रीफ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर एहसन इकबाल वहाँ पड़े हुए हैं। आपको ये बताऊं कि बाद में उसी बांग्लादेश ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कंसल्टेंसी ली है और उन्होंने वही पावर प्लांट लगाए हैं जो मैंने रिकमेंड किए थे, और वो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ओवर कैपेसिटी ज़्यादा पावर लगा ली है, ट्रांसमिशन को इम्प्रूव नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव नहीं किया, और वो एक चक्कर में लगे रहे। और वो सबको पता है वो क्यों है, क्योंकि पावर सेक्टर 3 पिलर्स पे है। जनरेशन यानी बिजली पैदा करने के कारखाने, फिर ट्रांसमिशन यानी कैसे उसकी बिजली को शहरों में लाया जाए, और फिर तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन की शहरों में आगे कैसे घर घर को तकसीम किया जाए। ये जो बाकी 2 शोबे उस पर तो काम ही कोई नहीं हुआ। आपने इंस्टॉल कर दी 45,000। दूसरी बात ये हुई है, एक आम आदमी ज़्यादा अक्लमंद निकला है। जब सोलर पाकिस्तान में जो सेल है उसकी एफिशिएंसी 20% से ऊपर गई है, आप यकीन करें कि पाकिस्तान में लोग आप कमेटियाँ डाल के अपने माल मवेशी बेच के, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, मेरा तल्लीक मरी के रिमोट एरिए से है, मैं पिछले दिनों वहाँ पे गया हूँ, वो कहते हैं कि छोड़ें हमने तो अपने माल मवेशी बेच दिए, हम सोलर लगा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इवन लोगों ने अपनी बीवियों के जेवर बेच के लगा दिए। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इसका ये इम्पैक्ट हुआ कि 10 से 12% जो बिजली कंज्यूम लोग करते थे नेशनल ग्रिड से वो कम होती गई। पर क्या हो रहा है, वो पावर प्लांट बेकार होने शुरू हो गए। और अगर इसी तरह ये काम चलता रहा, जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब कह रही हैं कि हमने भी सोलर पे सारे घरों को करना है, चीफ मिनिस्टर KP के वो भी यही कह रहे हैं, और ख़ुद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम ट्यूबवेल भी करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो पावर प्लांट लगे हैं ये हमें इंतहाई महंगे दामों मिलेंगे। और दूसरी बात है, आपने कहा ना कि एग्रीमेंट्स, देखिए दुनिया में IPPs यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, तकरीबन 150 इंडिया में है, बांग्लादेश में, हर जगह पे है। पावर परचेज एग्रीमेंट्स हमने कभी भी सोच समझ के नहीं किए। उसकी वजह ये, मैं एज ए मेरा कुछ 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट पढ़ना ये हमारी मिनिस्ट्रीज़ में ये कल्चर ही नहीं है। अच्छा जी। दूसरा, हमें मारा है प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। देखिए उसका काम यही था कि वो प्लानिंग करते, देखते कि क्या हमें इसकी इतनी ज़रूरत है या नहीं है, आगे इस्तेमाल करने वाला है ही कोई नहीं है। आज आप चले जाएं किसी मार्केट में, आप यकीन करें बात सच का है कि इवन अब आपकी जो गवर्नमेंट से लेके हर चीज़, ये तो आपकी चाइना की आ रही है, आपकी तो इंडस्ट्री वाइप आउट होगी। कहाँ वो इलेक्ट्रिकल की इंडस्ट्री थी गुजरांवाला में, हैदराबाद में, सियालकोट में, आज हम एक प्लग नहीं बना सकते। एक तो हमने ये काम किया है। और तीसरी जो बात सबसे बड़ी है वो ये है कि हमारे पास वो लायल वफादार सोचने वाले पाकिस्तान के लिए नहीं है। किसी बड़े ने डेफिनेटली कहा होगा भाई पावर प्लांट लगा दो जी, सबने लगा दिया। अब आप देखें, एक मिनिस्टर है पाकिस्तान के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो कितने माशाल्लाह नेक आदमी हैं, ये दोनों बड़े बारिश भी हैं, एहसन इकबाल भी, शाहिद साहब भी। LNG के 4 पावर प्लांट लगे, 4 अरब, वो 9 से 10 बिलियन डॉलर की गैस आ चुकी है। अब 2 बिलियन डॉलर उनका सरको डेट है। 16 बिलियन डॉलर का हमें मिला क्या? क्या उससे पाकिस्तान आसमान पहुंच गया? क्या उससे हमने इतनी एक्सपोर्ट की है? ये सारे काम देखे किसने किए? ये हमने इन्हीं लोगों ने अपने हाथों से किए। ना यहाँ पे नरेंद्र मोदी आया है, ना नेतन्याहू आया है। अलबत्ता ये बात ये है कि हमने सामान पैदा कर दिया है हमारी इस पावर सेक्टर में, जो हमारी बैड प्लानिंग, बैड इंटेंशंस की वजह से, कि नरेंद्र मोदी भी कह रहा है कि देखें जी ये अब क्या लड़ेंगे, ये तो अपने घुटनों का बिल्कुल उन्होंने यही कह दिया, इन्हें आपस में जाने दो और अब बात ही ना करो इनकी। वो अपने जलसों में बारगा ये बात कहते रहते हैं मोदी साहब। अच्छा अरशद साहब, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने ये सारी डिटेल बताई कि जी ये मुख्तलिफ अदवार में 94 से लेकर के 2015 तक का आपने हालिया बताया है कि कैसे कैसे जो है वो ये स्टेप बाय स्टेप मुआहदे हुए, तो सर ये बताइए कि इनका इनिशिएटिव जो लिया गया था,
क्या वो सही था? पहली चीज़ ये कि क्या सही मौके के ऊपर ये डिसाइड किया गया कि हाँ हमें लगाने की शुरुआत ही गलत हुई, एक तो ये, और दूसरा ये कि ये मुआहदे एक्सपायर कब हो रहे हैं? 2027 में हो रहे हैं, 57 में हो रहे हैं, 2067 में हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? देखिए इस तरह है कि जो 94 के जो IPPs हैं वो तकरीबन अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, जिनकी 25 साल है। टेक्निकली यूनिवर्सल लॉ है कि उनको रिटायर्ड कर देना चाहिए। वो एक पॉलिसी ब्रीफ 2 महीने पहले ब्रीफ किया था, जिसको गौर एजाज और बाकी लोग आज हर चैनल में बता रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको रिटायर्ड होना चाहिए। लगभग उसके नंबर्स क्या होंगे, कितने IPs होंगे अरशद साहब? मैं जरा डिटेल में इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि ये पूरे ड्राफ्ट जो है वो आपके सामने आपके मौजूद में बनेंगे। तकरीबन 9 से 10 IPPs को बेसिकली अब वो टेक्निकली रिटायर्ड है। उनका जो टर्म्स कंडीशन है, एक होता है टेक और पे। टेक और पे का मतलब ये है कि बिजली लेनी है तब भी पैसे, ना है तब भी पैसे, उसको कन्वर्ट करना है। टेक एंड पे यानी जब कभी जरूरत पड़ी बिजली लेंगे तब पैसे देंगे। ये फंडामेंटल तब्दीली करनी है उनके एग्रीमेंट में। लेकिन इसके लिए जो आप बातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का हर बंदा हर जहन में कि यार ये हुआ क्या, ये बेसिकली काम था नेपरा का। नेपरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1998 में, जिसका मकसद था कि सार्फिन का बेसिकली उनका ख्याल रखना कि बिजली महंगी ना हो, लोड शेडिंग ना हो, ये उनका काम था। ये जो मैं और आप बातें कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वहाँ पे जिस तरह रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को एक पार्किंग लॉट है, एक आप कह सकते हैं अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो ज़रा सरीना होटल के साथ नपरा की बिल्डिंग में जाएं, आप देखेंगे क्या लाविश बिल्डिंग है। जी, सरीना से ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पे है, 10 दफ्तर है जी। ये देखिए जिम से लेके हर चीज़ तक हमें उसने मारा। हमें इन लोगों ने की नालायकी, नाहली का ये केस है जो कि मेरे ख्याल में दुनिया के बिजनेस स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि किस तरह प्लानिंग कमीशन, नेपरा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, देखिए ये बड़े बड़े जो लोग थे, ये इन्होंने क्या किया, ये हमारे अपने हाथों से हुआ है, हमने ये काम किया है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं है, मेरे ख्याल में इन लोगों की सज़ा क्या होनी चाहिए मैं तो कुछ नहीं कहता। लेकिन इससे पहले मैं एक दर्दनाक कहानी बताऊंगा, वो ये है पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म उन लोगों ने किया है जो 1990 में जब कालाबाड़ डैम बन रहा था, एक लॉबी आई, एक NGO बनी, उस NGO ने कालाबाड़ डैम की मुखालफत की। वो आज भी डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। फिर क्या हुआ कि जी अच्छा ये नहीं बनाएगा, पॉलिटिशियन को जाके उनको घर घर बताया कि ये नहीं बनना चाहिए, इसके एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज के बड़े असर होंगे, जिनको ABC नहीं पता। उससे क्या हुआ, ये IPP लगे। IPP क्या हुआ, ये चलते रहे गैस पे, हमारे गैस के रिजर्व डिप्लीट हो गए। बिल्कुल आप सोचें कि उस NGO और वो जो लोग हैं आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, किसके कहने पे ये काम किया, कैसे हुआ? इसलिए कि जब इंडिया में बात होती है, उनके बड़े बड़े पॉलिसी ब्रीफ है कि हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्रैश करना है, इनको घुटनों पे गल टेक देना। ये पेपर उनके है, पॉलिसी ब्रीफ है, ये उनके थिंक टैंक्स के हैं, ऑफिशियल थिंक टैंक है। तो सोचना है कि ये कौन से लोग थे, उनको बुला के पूछना चाहिए कि तुमने क्यों मुखालफत की थी। आज भी देखें तरबेला और मंगला से बिजली 2.5 रुपए की है जी। आप सोचें कि 2.5 रुपए की बिजली आज में मिलती, आज पाकिस्तान कहाँ होता, हमारी एक्सपोर्ट कहाँ होती? क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर होती है, हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ से नहीं जाती, गारमेंट इंडस्ट्री यहाँ से नहीं जाती, सब कुछ यहीं पे रहता। अच्छा अरशद साहब मुझे ये बताइएगा, आपने ये तो बता दिया कि तकरीबन 8 से 10 IPPs हैं जो कि अपनी मियाद जो है वो पूरी कर चुके हैं। अब ये जो आखिरी हमारा मरहला रह जाता है, आखिरी जो 2015 का आपने मुआहदा बताया है, यानी अगर अंदाज़ा लगाया जाए 25 साल, तो ये 2040 तक चलेंगे या उसके बाद भी कोई मुआहदा हुआ है? देखिए आपके प्रोग्राम में बड़ा लाउडली एक बात बताऊं जी, अगर मैंने लेटर लिखे, ब्रीफ पोर्ट्स भी भेजी उस वक्त के आर्मी चीफ को, क्योंकि इसलिए भेजी मैंने उनको ये कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी अब दुनिया में नेशनल सिक्योरिटी का कंपोनेंट बन गई है। अमेरिका जैसे मुल्क में 350 पेजेस का बिल पास हुआ है, उसके बाद शेल गैस निकली और दुनिया में ये इनकलाब आया। इसी तरह इंडियन आर्मी का भी रोल है, एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी वो देखते हैं। ये 5 पेज की शॉर्ट रिपोर्ट थी अक्टूबर 2021 की कि पाकिस्तान में ये होगा, वो लेटर वो रिपोर्ट भी अब मैंने पब्लिक कर दी है। अभी सोचना पड़ेगा
जनरल आसम मनीर को और शहबाज शरीफ को बैठ के कि ये हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है, हमें कोई ख़तरा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं कि रात को इंडियन टैंक या जहाज़ यहाँ पे आएंगे, हम कलैप्स हो रहे हैं, हम ख़त्म हो रहे हैं, उसी तरह जिस तरह रूस यूएसएसआर हुआ था, जिस तरह यूगोस्लाविया हुआ था। आप देखें आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, आप देखें डेली कितना वायलेंस केपीके में हो रहा है। और अभी जब अगस्त के बिल आएंगे, खुदा खैर करे कि लोग कहीं उठ खड़ के शहरों की तरफ आना शुरू कर दें। वजह ये कि आप अपने चैनल में देखें, आपका जो लोअर स्टाफ है जिनकी तनख्वाह 25,000, 30,000, 40,000, तो बिजली का बिल ही अदा कर रहे हैं। बिल कितना आया यार, इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा जुल्म। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे बिजली के बिलों में किस तरह से कमी आ सकती है? कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो इजाफी टैक्स लिया जा रहा है, आवाम पर बोझ डाला जा रहा है, उससे किस तरह से निजात पा सकते हैं आप? देखिए, आपके चैनल में अगर ये बात बता दूं कि इसका हल है, वो कुछ एक हफ्ते में है, कुछ 2 हफ्ते में है, लेकिन किससे बात करें? मैं आपसे बात करूंगा तो क्या अता तारड़ साहब मुझसे रब्ता करेंगे या शहबाज शरीफ साहब रब्ता करेंगे? अपने प्रोग्राम में उनको बता दें, अगर वो तो सीरियस हैं तो जिस तरह आपका ये चैनल है, भाई मैं कभी मिनिस्ट्री में नहीं गया आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी प्राइम मिनिस्टर गया हूँ, मैं एक मैकेनिक से बंदा हूँ, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट का हल है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का हल है और बड़े आसान हल है। 6 महीने तक के इंशाल्लाह 600 बिलियन से लेकर 800 बिलियन कम हो सकते हैं, ये बात बता दें। लेकिन ये जो सारी जो बातें हैं ये किस तरह होंगी? ये इस तरह होंगी कि जब जो ओथ लिया था, जो हल्फ लिया था, वो आज सारे वजीर निकाले ना, शहबाज शरीफ साहब निकाले कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का वफादार रहूँगा, इसकी बेहतरी के लिए काम करूँगा। आज अपना चैनल को कहें ना, ज़रा वो हल्फ निकालें, उन्हें कहें कि देखें अगर आपने इस पर काम किया तो ढूंढें, जब बीमार होते हैं तो देखने ये कि इनका कैंसर का हुआ था, किस तरह डॉक्टर के पास अमेरिका में गए थे बंदा। दुरुस्त, आपने बिल्कुल सही फरमाया अब्बासी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर आप सिंसियर हैं तो अपने हल्फ की जो है वो पासदारी करें और अपना जो आपने हल्फ लिया था पाकिस्तान के लिए उसकी जो है वो आप अपने अल्फाज को दोहराएं और अपने अल्फाज को याद करें कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या क्या काम करना है। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने बहुत ही डिटेल में जो है वो IPPs के मसले पर हमारी आवाम को जो है वो ब्रीफली जो है बताया। अब हम कुछ बात कर लेते हैं सियासी गर्मा गर्मी की। बानी PTI इमरान खान को गद्दार करार देने का हतमी फैसला कर लिया गया है। नवाज लीगी रहनुमा और वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तस्दीक भी कर दी है कि PTI पर पाबंदी लगाकर इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने का फैसला किया है। आज वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुमकिना तौर पर कलअदम करार दिए जाने की मंजूरी का भी इम्कान है। यही नहीं बल्कि ज़राए का कहना है कि बानी PTI और आरिफ अलवी और डॉक्टर स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी ली जाएगी। जी बिल्कुल, इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। जी थैंक यू सो मच। अच्छा पराचा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है सियासी तौर पर, ये जो PTI को पर पाबंदी लगाने की बातचीत चल रही है, अता तारड़ साहब ने भी जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही मुतालबा किया और आवाम को ये बताया कि जी इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। इस वक्त क्या सूरत हाल क्या है एक्चुअल में? क्योंकि अगर हम कोर्ट के फैसलों को देखें तो वहां से कुछ और फैसले आ रहे हैं, यहाँ पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ से कुछ और आवाजें उठ रही हैं और अब आर्टिकल 6 का भी जो है वो जिक्र यहाँ पर आ चुका है जिसके अंदर 3 बड़े नाम भी शामिल हो चुके हैं। तो इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल है क्या, जरा आवाम को बताइए। आपने बड़ी सब बातें कर दी। इस वक्त सूरत हाल एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और मुसलसल बारिश हो रही है। अलबत्ता जो सियासी माहौल है, सियासी मौसम है, वो बड़ा गदला मौसम है, वो क्लियर नहीं है, इसमें बड़ा टर्बुलेंस है, बड़ा थंडर है। ये दोनों इकदाम PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से और आर्टिकल 6 लगाने की बातें 2 हफ्ते से शुरू की और फिर परसों भी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने इसी पे रोशनी डाली। जो आइन का आर्टिकल 17 का क्लॉज 2 है, उसके तहत तो हुकूमत भेजती है रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अल्टीमेटली जो फैसला करना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि
इस पार्टी पर पाबंदी लगनी है या नहीं लगनी पाबंदी। और सिमिलरली जो आर्टिकल 6 है उसके भी अभी मराहल हैं बाकी, और 3 लोगों पर वो आर्टिकल लगाने की बात की गई थी हुकूमत की तरफ से। उस वक्त के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उस वक्त के वज़ीर आज़म बानी पीटीआई खान साहब और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब। ये मामला भी लिंगर कर रहा है, लेकिन जो सिवियरिटी है सिचुएशन की वो आपने देखा कल DGISPR की ब्रीफिंग थी। जो हकायक थे 9 मई के हवाले से या फौज के खिलाफ सोशल मीडिया यूज करने के जो खतरनाक किस्म के टेंडेंसीज हैं वो उन्होंने कौम के सामने जी। तर्जमान जो हैं वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात नहीं कर रहे होते, वो पाक फौज का नजर दिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। बेशक जो पाक फौज के अंदर कंसर्न है वो उन्होंने सामने रखा, और यकीनन अब ये गवर्नमेंट जो सिविल गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, ये किस तरह उनके कंसर्न को आगे लेके चलती है, क्या स्टेप लिए जाते हैं, अभी तो कुछ और मराहल। अच्छा पराजा साहब ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो है उनको सील किया गया है और फिर रऊफ साहब और गौर साहब को भी जो है वो हिरासत में लिया गया, ये बड़ी कुछ ऐसा लगा कि जैसे बयानिए के फौरन बाद जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई। मैं आता तारड़ साहब के बयान की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अचानक से ऐसा लगा है कि सब हरकत में आ गए और बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मरहला बढ़ रहा है, जबकि आपने ये बताया कि अभी इसके बड़े मराहल होते हैं, आर्टिकल 6 के भी और ये पाबंदी लगाने के भी सुप्रीम कोर्ट में जाके बड़े मराहल होते हैं। तो ये काफ़ी फास्ट ट्रैक पर लेकर आ गए हैं ऐसा लग रहा है। जो गिरफ्तारियां हैं उनको कहीं कंपेयर नहीं किया जा सकता एक सियासी जमात पर पाबंदी लगाने या आर्टिकल लगाने। वो बहुत बड़ा स्टेप होगा। वो किसी भी जमहूरियत फंक्शनल डेमोक्रेसी में, और इस वक्त बार बार कहती है कि हम एक फाल जमहूरियत हैं, फाल जमहूरियत में एक ऐसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना नंबर 1। अभी मखसूस नशिस्तों वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बाकायदा एक सियासी जमात तस्लीम करते हुए इनके सिंपैथी से जीते हुए लोगों को ऑप्शन दिया, जो 41 है, कि आप 15 दिन के अंदर अंदर पीटीआई ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, पीटीआई बन रही है लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द नेशनल असेंबली, और इवन सुन्नी ताज कौंसिल के वर्ल्ड में भी पीटीआई या सुन्नी ताज कौंसिल ही सबसे बड़ी जमात है पार्लियामान में। इसलिए पाबंदी लगाना कंपेयर नहीं किया जा सकता इन गिरफ्तारियों के हवाले। सेकेंडली, पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेट सा कल्चर रहा कि बंदे गायब कर दिए गए, मिसिंग पर्सन के अभी तक आपको मालूम है पाकिस्तान कितने कॉन्सिक्वेंस फेस करता है बैरूनी दुनिया में उन इश्यूज पे। ये कम अज कम अदालत के सामने, मसलन अहमद गंजुआ, उनको भी कल पेश किया गया अदालत के सामने, और जो पिटीशन थी अदालत ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी, और पिटीशन यही थी कि उसके बारे में बताया जाए। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पराचा साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा आपसे, मुझे यहाँ पर एक पॉइंट ये क्लियर कर दीजिएगा कि अगर हम लॉ की बात करें तो एक एफिडेविट जो है वो जमा हुआ है सुन्नी इत्तेहाद के पैनल से, उनके प्लेटफॉर्म से जमा कराया गया है। अब अगर ये पीटीआई में आते हैं तो पुराना एफिडेविट जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगा और नया हल्फनामा इन्हें लेना पड़ेगा। यहां पर क्या सूरत हाल रह जाती है, क्योंकि ये कानूनी नुक्ता नजर है जिसके तहत हुकूमत का ये कहना है कि जी आप अगर अपने एफिडेविट के खिलाफ जाएंगे तो आप अपने हलफ के खिलाफ जा रहे हैं। ये लीगल पॉइंट है, लेकिन देखिए ना, हुकूमत का या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये एक आर्ग्यूमेंट है और वैलिड भी हो सकता है जी, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने, और वो भी मुकम्मल अदालत ने, फुल बेंच ने, यानी एक ये कोई डिवीजन बेंच नहीं था, कोई लार्जर बेंच नहीं था कि जिसके खिलाफ फिर कुछ और अपील किसी और बेंच में आ जाती। ये फुल बेंच है और रिव्यू का ऑप्शन यकीनन हुकूमत के पास। अगर फुल बेंच ने ये सामने रखते हुए सुन्नी काउंसिल वाले एफिडेविट का भी बार बार, लेकिन कितना दिन ये हेयरिंग चलती रही, बार बार सुन्नी काउंसिल के एफिडेविट भी सामने आते रहे और पीटीआई की तरफ से ये नुक्ता या ये आर्गुमेंट या ये दलील आती रही
कि हमें तो एक ऑप्शन था हमारे पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, हमने उसको ज्वाइन किया। तो ये वाला जो डुअल जो एफिडेविट हैं, ये मेरा ख्याल है कोर्ट में हो चुका बार बार डिस्कस, और इसके बावजूद अगर अदालत ने ये फैसले में ऑर्डर में पीटीआई के जो वोटर से जीत के आए उनको ये ऑप्शन दिया है कि आप एफिडेविट जमा कराएं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की नजर में अगर एक या उनके ऑर्डर के मुताबिक वो एफिडेविट जमा कराते हैं तो फिर उन पर कोई इम्प्लीकेशन लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी, क्योंकि दे आर जस्ट अबाइडिंग बाय द रूलिंग ऑफ द सुपीरियर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। अच्छा, कल पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा मारकर तमाम रिकॉर्ड जब्त किया गया। क्या रिकॉर्ड में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जो मुल्क मुखालिफ कहलाए जा सकते हैं? क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? देखे ना, ये मुल्क मुखालिफ जो बातें हैं ये तो अदालतों और कानूनी इदारों का काम है कि वो बताएं भी सही और साबित भी करें। लेकिन जो मेन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR साहब की, उसमें भी कुछ 4-5 बार उन्होंने रिपीट किया कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है फौज के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। थोड़े वो हुकूमत के प्यार से तो नहीं, वो तो ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात कर रहे थे। तो ये जो प्रोपेगेंडे वाला एलिमेंट है ये 5-6 बार उन्होंने रिपीट किया, और मेरा ख्याल है ज्यादा कंसर्न भी इसी पे है। मसलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री, फिफ्थ जनरेशन वॉर का जिक्र करते गए करती जाती है, इतना हाइप क्रिएट करती जाती है। तो कल जो एक्शन हुआ, बज़ाहिर तो FIA और पुलिस ने यही बताया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये एक्शन किया गया है। रियासत मुखालिफ या जो इस तरह का एस्पेनेज वाला एंगल है उससे तो फिर लॉ एनफोर्समेंट के पास या FIA के पास जब कोई एविडेंस आएगी तो वो बताएं। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत प्राचा साहब, आपने अपने तजिए से जो है वो हमें। और नाजरीन, अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदान से। विमेंस एशिया कप पाकिस्तान विमेंस ने नेपाल को शिकस्त देकर इवेंट में पहली फतह हासिल कर लिया है। इवेंट में पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। इससे कबल पहले मैच में भारत ने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दी थी और अब पाकिस्तान का मुकाबला UAE से होना है। मौजूदा सूरत हाल में UAE की टीम कमज़ोर दिखाई दे रही है, क्योंकि अपने पिछले मैच में UAE की टीम भारत से भी शिकस्त खा चुकी है। अब देखते हैं कि ग्रीन शर्ट्स उनका मुकाबला कैसे करती हैं। इसी पर बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट लीना अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो लीना साहिबा। जी लीना, सबसे पहले तो ये बताइए कि विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान वुमेन्स ने नेपाल को शिकस्त देकर इवेंट में पहली फतह हासिल कर ली है, और ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कैसे देखती हैं आप? देखिए, जो असल मैच था, जो बड़ा मैच था इंडिया से, वो तो हमने जीता नहीं। वो एक ऐसा मैच है जिसमें सारी कौम की नजरें होती, सारी दुनिया की नजरें होती हैं, चाहे वो मेंस गेम हो या विमेंस। तो वो जो गेम थी उसमें कोई खातिर ख्वाह आपको हमारी परफॉर्मेंस लड़कियों की नजर नहीं आई। कोई 110 रन भी नहीं बने इनसे मुश्किल से, और वहाँ वो मैच हार गई। बड़ी शिकस्त इंडिया ने हमें दी। एक जो नज़र आई प्रोफेशनलिज्म की कमी नज़र आ रही है, और थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी जो हमें मर्दों की गेम में भी पाकिस्तान में नज़र आती है, वही औरतों की भी आती है। मैं इनके साथ काफ़ी साल से काम कर रही हूँ, मैंने इनकी काफ़ी सीरीज़ कमेंट्री की है। पिछले 3 साल में मैंने 3 से 4 सीरीज़ की होंगी, शायद इससे भी ज़्यादा। तो मुझे यही नजर आया कि या तो ये कभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जीत जाती हैं, वो भी सीरीज में कमेंट्री करी थी, या श्रीलंका के अगेंस्ट जीत जाती हैं, न्यूजीलैंड जाके जीत जाती हैं, या फिर कोई छोटी सीरीज भी हार जाती हैं। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है, इसको सही करने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मोहम्मद वसीम ने अब इनका चार्ज लिया है, तो मोहम्मद वसीम की मैं बहुत फैन हूँ एज अ सेलेक्टर भी, और जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में नॉर्दर्न साइड को कोच किया तो उससे भी। सो आई होप कि इम्प्रूवमेंट आएगी। और इनकंसिस्टेंसी जिसमें हम बड़ी प्राइड लेते हैं जी, मर्दों की गेम को भी कहते हैं हम तो जी बड़े वो तो पाकिस्तान टीम तो बड़ी इनकंसिस्टेंट है, कुछ पता ही नहीं, अनप्रेडिक्टेबल। तो अनप्रेडिक्टेबल में प्राइड लेने की जरूरत नहीं है, प्रेडिक्टेबल में प्राइड लेने की जरूरत है।
इवेंट में पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। इससे कबल पहले मैच में भारत ने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दी थी। कहाँ खामियां रह गई थी जो हम भारत से हार गए? अभी आपने जिक्र तो किया है उसका कि जी रन्स कम थे, मैनेजमेंट नहीं थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि जरा डिटेल में अगर आप बताएं इस बारे में। देखिए बैटिंग तो हमें कब से नजर आ रही है ना कि आप T20 में 105 107 रन तो नहीं बना सकते, चाहे आप विमेंस गेम हो या मेंस। एक T20 में उस विकेट पे भी जिस विकेट पे उन्होंने खेला था श्रीलंका में, वहां भी 140 से 50 रन बनने चाहिए थे। शायद अगर 140-45 रन बनते तो हमारी बॉलिंग फाइट कर लेती। तो बॉलिंग में मुझे इतनी इंप्रूवमेंट, मतलब वहां भी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली करने की जरूरत है, लेकिन जो बैटिंग में जो स्ट्राइक रेट का इशू जो हम बाबर आजम के हवाले से भी डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान मेंस टीम के हवाले से, वो ही विमेंस क्रिकेट टीम में भी नजर आ रहा है। और मैंने ड्यूरिंग कमेंट्री भी ये बात की थी कि हमें एक बैटिंग जो होता है ना पावर हिटर, वैसे कोच की जरूरत है। मतलब अब वसीम तो जैसे कोच कर रहे हैं, वो हेड कोच हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि वसीम एक पावर हिटिंग कोच को भी लेके आए जो हम हमारी लड़कियों को पावर हिटिंग सिखाएं कि मतलब आप एक T20 गेम में 150-55 तो करें ना, ताकि अगली टीम को आप टफ टाइम दें। क्योंकि लेडीज गेम में फहीम मुझे लगता है और अफशीन के दोनों ये जो 150-60 का स्कोर है, इट कैन गिव यू अ विनिंग चांस, बिकॉज वहां अभी 180-200 रन जो एशियन टीम उनमें नहीं बन रहे। हाँ, जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वो तो ज्यादा रन भी बना रही हैं, लेकिन एशियन टीम में इस इवेंट में अगर हम 150 भी करेंगे तो विद आवर बॉलिंग वी कैन गिव। अच्छा, ये बताएं कि यूएई की टीम भारत से तो शिकस्त खा गई, पाकिस्तान टीम के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, यूएई की चाहे मर्दों की टीम है या औरतों की, दोनों एक्सपैट्स पे बेस्ड होती है। यानी कि इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, इस तरह के जितने प्लेयर्स होते हैं वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। यूएई के तो अपने प्लेयर्स होते नहीं है। तो जब मैं ये बात कर रही हूँ कि इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, तो इसका मतलब है कि उनका क्रिकेट बैकग्राउंड अच्छा होता है, इंडियन, पाकिस्तानी और श्रीलंकन प्लेयर्स का। तो वो उनको कुछ ना कुछ क्रिकेट का पता होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम सोचे कि यूएई की टीम को हम बिल्कुल ही चित कर लेंगे, एंड हमें उनको भी उतना ही सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं उन्होंने हमें हरा दिया तो फिर हम सेमीफाइनल वगैरह नहीं खेल सकेंगे। सो इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैव टू विन अगेंस्ट द यूएई टीम, और उनको हम लाइट नहीं ले सकते, हल्का नहीं ले सकते, उनको हमें पूरा सीरियसनेस के साथ उनसे मैच खेलना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि 150-60 रन बनाने पड़ेंगे, और फील्डिंग और बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। फील्डिंग हम हमेशा फील्डिंग को बड़ा नॉन सीरियस तरीके से लेते हैं, फिटनेस को बड़ा नॉन सीरियस तरीके से लेते हैं। तो हमें एक तो फिटनेस के मसाइल हैं, वो भी जो है वो तो एक लंबी बात है, उसको भी हल करना पड़ेगा। लेकिन जो कल का मैच है उसमें हमें फील्ड भी अच्छा करना पड़ेगा, बॉल भी अच्छा करना और 150-60 रन बनाने पड़ेंगे। एक जो चीज आई थिंक पाकिस्तान में हाल ही में 1-2 बड़े सीनियर प्लेयर्स रिटायर हुए हैं, जवेरिया हुई है, बिस्मा मारूफ रिटायर हुई है, तो उसका भी हमें बड़ा खला अफशीन और फहीम भी बड़ा फील हो रहा है। तो उसको भी हमें किसी तरह दुरुस्त फरमाया कि हमें तमाम फील्ड जो है, तमाम सेक्टर जो हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, सब में महारत हासिल करनी होगी। और ऐसा ना हो जैसे पाकिस्तान की मेंस टीम यूएसए से हार गई थी, कहीं खुदा ना खास्ता वुमेन्स टीम यूएई से ना हार जाए। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थी। और अब दूसरा बेहतरीन खेल जो कि है तो पहले नंबर पे, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में दूसरा बेहतरीन समझा जाता है। पाकिस्तान में फुटबॉल लवर्स और फुटबॉल प्लेयर्स दोनों की तादाद बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके हमारे यहाँ फुटबॉल जो क्लब्स हैं, ये शिकायत रहती है उन्हें कि जी सरकारी ताउन नहीं मिलता है। लेकिन अब पाकिस्तान स्ट्रीट फुटबॉल टीम के लिए वजीर आजम यूथ प्रोग्राम से ताउन किया जा रहा है, और इस सिलसिले में कल इस्लामाबाद में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई है। जबकि बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम रवा माह नॉर्वे में होने वाले यूथ फुटबॉल कप 2024 में शिरकत करने जा रही है। इस वक्त हमारे पास रेहान ताहिर प्रोजेक्ट मैदान से हमारे पास मौजूद हैं, और उनसे हम बात करते हैं। चेयरपर्सन प्रोजेक्ट मैदान से वाबस्ता हैं ये, और मैदान प्रोजेक्ट का मकसद स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों की बुनियादी हुकूक समेत बच्चों में तालीम, खेल के फ़रोग के लिए काम करते हैं। वेलकम टू द शो सर। सवाल ये है कि नॉर्वे कप के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट फुटबॉल टीम का ऐलान हुआ है। कौमी टीम 2016 और 2023 नॉर्वे कप की रनर अप रह चुकी है, तो इस बार तैयारियां कैसी जा रही हैं? बहुत शुक्रिया जी बोल का, और बोल हमेशा से ही हमारे साथ है, खास तौर पर जब कतर वर्ल्ड कप हुआ और उसमें हमने गुजारिश की
कि बोल की तरफ से जो पजीराई पाकिस्तान के स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों को मिलनी चाहिए, तो वो आपका प्रोग्राम दुनिया बोल है, मुझे आज भी याद है। उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बच्चों को सराहा और जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान में काफी बड़ी और कदरे गहरी निगाह से देखा गया और इन बच्चों को बड़ी जो है ना वो लोगों की तरफ से मोहब्बतों का इजहार जरूरी है। ताहिर साहब, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको आगे ले जाना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी, बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा जो प्रोजेक्ट मैदान है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, हम उनके अंदर उन क्वालिटीज के जरिए, वो क्वालिटी जो खेल की क्वालिटी है, अगर वो पढ़ नहीं सके, किसी वजह से वो किसी जगह पर काम करने पर मजबूर हैं, जहां पर रियासत और दीगर इदारे उनकी उस तरह वेलफेयर नहीं कर पा रहे, वालिदैन को उनका अदम तवज्जुही का शिकार है, तो ऐसे बच्चों को हमारा ख्वाब ये है, हमारी कोशिश ये है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के जरिए उनको कनेक्ट कर दें, उन स्ट्रीट क्रिकेट बच्चों को आलमी मैदान के साथ, उनको मुकामी मैदानों के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। और इस कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे की जो शख्सियत है वो उभर के सामने आती है। आपने देखा कि 2014 में जो वर्ल्ड कप हुआ स्ट्रीट चिल्ड्रन का ब्राजील में, तो लियारी के बच्चे कितने मुमताज बने। 2018 में जब रशिया वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर पाकिस्तान की टीम ने 15-0 से इंडिया को हराया और फाइनल तक रसाई हासिल की और फाइनल में गोल्ड सिल्वर मेडलिस्ट रहे। इसी तरह कतर वर्ल्ड कप जब हुआ, तो कतर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी टीमों को जो है चित कर दिया और आप हैरान हो गए कि सेमीफाइनल में ब्राजील को हरा के फाइनल में रसाई हासिल की। जो ब्राजील का बच्चा जहाँ फुटबॉल खेला, हमें अच्छी तरह याद है जी, उस रात लियारी में पार्टी हुई थी और पूरा जश्न का माहौल था जब ब्राजील को हराया गया था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली लियारी के अंदर जो फुटबॉल लवर्स हैं उनकी फेवरेट टीम ब्राजील ही है। अच्छा, पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम जो है फीफा के मुताबिक दुनिया की पहले नंबर पर आने वाली टीम है। ये भी एक एजाज हमारे पास है। इस वक्त किन चीजों की कमी देख रहे हैं रेहान साहब आप, जो कि बहुत जरूरी है और बड़ी अशद तौर पर होनी चाहिए? सर देखिए, पाकिस्तान में मैंने फिर अर्ज किया था कि इस प्रोजेक्ट की ना सबसे पहले एक हसासियत को अंडरस्टैंड करना है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे तो 2 करोड़ 82 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, उसमें 23 लाख बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन कहलाते हैं। हम इन बच्चों की फलाह और बहबूद के लिए चाहते ये है कि जो हमारी स्ट्रीट कनेक्टेड अकेडमीज है, 30 से ज्यादा अकेडमीज प्रोजेक्ट मैदान ने कायम की है। हम गवर्नमेंट से भी ये बात करते हैं, आपके तवज्जुह से फुटबॉल लवर्स और जो लोग साहिब सरबत और साहिब खैर अफराद है, उनसे भी ये बात करते हैं कि आए कौम के बच्चों को जोड़ दें इन एक्टिविटीज के साथ, ताकि आपके अस्पताल जो है वीरान हो जाए, मैदान आबाद हो जाए और एक सरसब्ज़ शादाब एक खिला हुआ पाकिस्तान आपके सामने आए। आज पाकिस्तान में देखें हर जगह पर मायूसी के जो है ना वो डेरे डाले हुए, लोग कहते हैं जी मायूसी बहुत है, हम उस मायूसी में जो है रोशनी की बात करते हैं। फिर दूसरी बात, यहाँ पर आपका जो इस वक्त नौजवान है वो मुख्तलिफ किस्म की माशरती बुराइयों का शिकार है, तो खेल एक ऐसी चीज है जो इस बच्चों को जोड़ता है उस नए बलबले और जज्बे के साथ जिससे वो पाकिस्तान के अंदर अपने आप को। बिल्कुल जी, ये जोश और ये वलवला रेहान साहब बहुत जरूरी है, जो कि कौम के बच्चों के अंदर उजागर होना चाहिए, हो भी रहा है। वक्त की किल्लत है जनाब, आपसे डिटेल में जो है जब हमारी टीम नॉर्वे के अंदर इंशाल्लाह फिनाले जीतेगी और गोल्ड उठाएगी तब भी आपसे जो है वो रब्ता करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इजाजत लेनी होगी। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ है, आपसे कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।